दहेज के कारण बिना दुल्हन लौटी बारात आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। प्रातः काल का समय है। एक बड़ी कोठी के सामने मखमली घास के लॉन में जगह जगह पुष्प गुच्छा इठला रहे हैं। लॉन के बीचों बीच डॉक्टर हरमान सिंह कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। सामने की कुर्सियों पर सुंदरलाल जुनेजा और मंगतराम चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। हरमान सिंह की चाय ठंडी हो रही है। यह अखबार पढ़ने में ज़्यादा ही तल्लीन है। अचानक ही बोल पड़े, लो एक और बहू चढ़ गई दहेज की बलि बेदी पर। कौन अभागिन थी वह, कहाँ की है वह? फिर बोले, घटना इंदौर की हो या मेरठ की, गोरखपुर की हो या इलाहाबाद की, बहुओं का क्या दोष है? वे तो निर्दोष ही मारी जाती है। अरे बहुत बुरा जमाना आ गया है हरनाम भैया। हर रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है कि ससुराल वालों के कष्टों से तंग आकर बहू ने आत्महत्या की। मिट्टी का तेल डालकर गीता को मार डाला। स्कूटर न मिलने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सुंदरलाल ने कहा, कसाई होते हैं कसाई, यूं ही मार देते हैं बहुओं को। मंगतराम ने कहा। हरमान सिंह बोले, ऐसे समाचार पढ़कर पत्थर दिल भी पिघल जाता है। इंसानियत दहल उठी है और आत्माओं चित्कार कर उठी है। जिस प्रकार कोढ़ होने पर शरीर गलने लगता है, ठीक उसी प्रकार दहेज रूपी कोढ़ में भी अनगिनत निर्दोष और मासूम कन्याओं को खाए जा रहा है। पता नहीं कल किस पिता की लाडली को सफ़ेद चादर उठाई जाएगी। पता नहीं किस माँ की ममता फूट फूट कर रोएगी और पता नहीं किस भाई की कलाई राखी के धागों के लिए फरफराएगी। मंगतराम बोला, तू ठीक कहता है हरनाम। दहेज तो समाज के लिए अभिशाप बन गया है। जहरीले नाक की तरह फन फैलाए हर चौराहे, हर शहर, हर नगर, हर गली कूचों में खड़ा दिखाई दे रहा है। किंतु आश्चर्य है, भारतीय समाज मूक दर्शक बनकर देख रहा है। उसके भुजदंडों में इतना भी दम नहीं है कि उठाए लाठी और कुचल दे। चर्चा चल ही रही थी कि गौरी शंकर भी वहां आ पहुँचे। गौरी शंकर हरमान सिंह के पड़ोसी हैं। उनका हृदय भी दहेज के दंश से घायल है। 2 वर्ष पहले सुंदर सुशील बेटी कुसुमलता की ससुराल वालों ने चादर उड़ा दी थी। तब से वह किसी की विदाई नहीं देखता। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले जैसे मर्म स्पर्शी गीत बजते ही वह अपने कान बंद कर लेता है। गौरी शंकर को देखकर हरमान सिंह बोले, आ भाई गौरी शंकर, आ इधर बैठ। अरे रामू, एक कप चाय और लाना। हरमान सिंह ने नौकर को आवाज़ दी। अभी लाया बाबूजी, नौकर ने प्रति उत्तर दिया। चर्चा पुनः आरंभ हो गई। जुनेजा बोला, वैसे तो यह दहेज प्रथा सदियों पुरानी है, बस इसका रूप विकृत हो गया है। वह कैसे? मंगतराम ने पूछा। वह ऐसे, यदि हम पुराने इतिहास को देखें या नाना नानी और दादा दादी की कहानियों पर गौर करें तो बात स्पष्ट हो जाती है। उन कहानियों में दहेज का अस्तित्व मिला है।
उसमें कहा जाता है कि बिलासपुर के राजा ने अपनी बेटी के विवाह में आधा राज्य दे दिया। उस राजा ने अपनी बेटी के साथ सोने चांदी और जवाहरतों से लदे 100 ऊंट और घोड़े भेजे। अमुक राजा ने अनेक सुंदर दासियों को बेटी के साथ भेजा। वह दहेज नहीं तो और क्या था। बात तो सही है, जुनेजा पर यह कोड समाज के हर तबके में कैसे फैल रहा है। हरमान सिंह ने पूछा। जुनेजा बोला, राजाओं की देखा देखी मंत्री, सामंत एवं जागीरदार यही करने लगे। धीरे धीरे यह प्रचलन बढ़ने लगा। फिर यह कुरीति समाज की प्रथा बनकर पल्लवित हो गई। गरीब आदमी 5 बर्तन देकर बेटी को विदा करने लगा तो कोई अपनी हैसियत के अनुसार सामान देकर बेटी को डोली में बैठाने लगा। पहले इस सामान को देने का उद्देश्य नवदंपति के नवजीवन प्रारंभ करने को सरल बनाना और सद्भावना रहा होगा। वही अब विकृत होकर स्टेटस सिंबल बन गया है। मंगतराम बोले, तू सही कह रहा है हरनाम। पिछले सप्ताह मेरा बेटा एक लड़की देखने गया था। इंजीनियर था। लड़के के पिता से बातें हुई। पहले तो उसने दहेज की बातें ही नहीं की। बोला था कि हमें तो लड़की सुंदर और योग्य चाहिए। दहेज की अहमियत नहीं हमारे यहाँ। हमारी नातिन तो MSc है, इसलिए बात आगे बढ़ाते रहे। कई बार उनके दरवाजे पर आते रहे, न मना करे और न हाँ करे। हम लोग बड़े परेशान। आखिर एक दिन उसकी पत्नी ने कह ही दिया कि हमें 10 लाख रुपए और मारुति MST गाड़ी चाहिए। इतना सुनते ही मुंह की चाय का घूंट कड़वा लगने लगा। बेटा चुपचाप उठकर चला आया। पर एक सज्जन परिवार मिल गया है। बड़े अच्छे लोग हैं। लड़का विदेशी कंपनी में 15,000 रुपये पा रहा है। पिता सरकारी अधिकारी है। एक अच्छा मकान है और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसने दहेज भी नहीं मांगा है। बेटे ने पूछा तो बोले, तुम्हारी बेटी सुंदर है, पढ़ी लिखी है और क्या चाहिए हमें। बस अपने स्टेटस के अनुसार शादी कर देना। मैं तो बहुत खुश हूँ। बिटिया भाग्यशाली है, बड़े घर में जा रही है, सुखी रहेगी। शादी की सब तैयारियां हो चुकी है। 15 नवंबर में अब देरी ही क्या है। आप सभी आकर व्यवस्था दिखवा लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी ने एक स्वर में कहा। अच्छा अब चलता हूँ, नमस्ते, मंगतराम ने कहा। नमस्ते नमस्ते। और फिर एक एक करके सभी लोग अपने घरों में चले गए। 15 नवंबर की शुभ घड़ी आ पहुँची। संध्या होते होते बारात भी आ गई। बारात का सम्मान स्वागत किया। लगभग 9 बजे बारात बैंड बाजे के साथ दरवाजे पर भी पहुंच गई। द्वाराचार भी सकुशल संपन्न हुआ। तभी लड़के के पिता शिवानंद ने बेटी के पिता रामदयाल को जनमासे में बुलाया। सूचना पाकर रामदयाल तुरंत वहां पहुंचे तो शिवनाथ ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या हमारा अपमान। समधी साहब, हम आपका अपमान क्यों करेंगे। आप तो हमारे पूजनीय हैं। हमसे कोई भूल हो गई है क्या। रामदयाल ने पूछा। शिवानंद बोले,
पहली भूल तो यह हुई है कि बारात को इस घटिया धर्मशाला में ठहराया है। दूसरी यह कि द्वार 4 पर लड़के के लिए 4 पहिए की गाड़ी नहीं दी है, रख दिया स्कूटर। मेरा बेटा स्कूटर पर जाएगा। आपने हमारे स्टेटस का भी ख्याल नहीं रखा। जब तक आप 4 पहिए की गाड़ी नहीं देंगे यह शादी नहीं होगी। समधी की बातें सुनकर रामदयाल के हाथों के तोते उड़ गए। आँखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर थोड़ा संभल कर बोले, समधी साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने तो गाड़ी का कभी जिक्र तक नहीं किया। आपने तो सिर्फ इतना कहा था कि अपने स्टेटस के अनुसार शादी कर देना। मैं तो अपने स्टेटस से भी ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। यदि तुम्हारा स्टेटस यही है तो यह शादी नहीं होगी। मैं बारात वापस ले जाता हूँ। शिवानंद ने फैसला सुना दिया। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप मेरी पगड़ी की इज्जत मत उछालिए। आप पहले ही कह देते कि हमें कार चाहिए तो मैं आपके घर बेटी ब्याहने की हिम्मत ही नहीं जुटाता। आप मेरी बेटी का ख्याल करिए। हंसी खुशी शादी होने दीजिए समधी साहब। और फिर सिर की पगड़ी शिवानंद के पैरों में रख दी। काफ़ी समय बीत गया था। उधर सभी लोग जयमाला का इंतज़ार कर रहे थे। दूल्हा भी प्रतीक्षारत था। धीरे धीरे लोगों ने कानाफूसी शुरू हो गई। उधर लड़के के पिता का पत्थर दिल नहीं पिघला। उसने 2 रिश्तेदारों को भेजकर दूल्हे को भी बुलवा लिया। घर में कोहराम मच गया। थोड़ी देर में ही पूरे शहर में बात फैल गई। सभी लोग बेटे वाले को कोस रहे थे। सहेली के द्वारा जब यह बात दुल्हन के पास भी पहुंची तो वह सन्न रह गई। उमंगों से सराबोर दिल टूट गया। पल भर में उसके सुहागन सपने चूर चूर होने लगे। उसे भारी दुख हुआ, पर अगले ही पल उसने पिता को अपने पास बुलवाया। पिता से कहा, पिताजी आप किसी के तलवे मत चाटिए। अब मैं दहेज लोभी भेड़ियों के घर कदापि नहीं जाऊंगी। उनसे जाकर कह दो कि अपनी बारात वापस ले जाए। नहीं बेटी, ऐसा मत कह, हम उन्हें मना लेंगे। पिता ने व्याकुल होकर कहा, नहीं पिताजी, आप खुशामद मत करिए। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे परिवार में जो दहेज लोभी हो। आज कार मांग रहा है, कल और किसी चीज़ की मांग कर दे। आप पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों की इच्छाओं को मैं जानती हूँ। आप नहीं कर पाओगे। तब मैं कैदी बनकर जीऊँगी या फिर मार दी जाऊँगी। पिता ने सब बात सुना और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे, इसलिए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हरदयाल और जुनेजा ने उसे धैर्य देते हुए कहा, तू चिंता मत कर रामदयाल, सब ठीक हो जाएगा। बातचीत चल रही है, बात बन भी सकती है। थोड़ी देर बाद सब लौट आए। बात नहीं बनी। लड़के का पिता अपनी जिद पर अड़ा है। दूल्हा भी पिता को सहयोग दे रहा था। सभी निराश थे, सोच रहे थे अब क्या करें। एक ने कहा, कोई ऐसा लड़का तलाश करो जो दहेज का लालची न हो और आज ही शादी करने को तैयार हो जाए। पर ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? कौन करेगा ऐसी परिस्थिति में शादी? दूसरे ने कहा, देखो भाई रामदयाल, कहे तो मैं कर सकता हूँ ये शादी। इस समय मेरा बेटा छुट्टी पर आया हुआ है। नौकरी भले ही छोटी है
पर है सरकारी, पूछ लो रामदयाल जी से। सत्यनारायण ने कहा। रामदयाल बोले, मैं तैयार हूँ, पर आपका लड़का तो अभी शादी ही नहीं करना चाहता था। इसकी चिंता आप न करें, कहो तो बेटे को तैयार करके लाऊं। सत्यनारायण ने स्वीकृति चाही। रामदयाल ने कहा, मैं तैयार हूँ, पर बारात तो अभी यहीं पड़ी है। अरे बारात को अभी भगाते हैं हम सभी, तुम घर चलो और तैयारी करो शादी की, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा। इस निर्णय की भनक बारातियों को भी लग चुकी थी, अतः लोगों ने दूल्हे के पिता को समझाया कि तुम पर किस बात की कमी है, खुद ले लेना गाड़ी। लड़की तो शिक्षित और सुंदर मिल रही है, बिना दुल्हन के बारात लौट कर जाएगी, इसमें आपकी ही बेइज्जती होगी। और फिर कार चाहिए थी तो पहले ही स्पष्ट कह देते, अब क्यों उड़ रहे हो। पासा पलटा देख शिवानंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, अतः वो शादी के लिए तैयार हो गया। उधर कुछ लोगों ने लड़के को भी समझाया तो वह भी तैयार हो गया। बारात के 2 लोग लड़की के पिता से जाकर मिले, उनसे बोले, शादी यहीं होगी, आप चिंता न करें, जयमाला की तैयारी करें, लड़के को लेकर हम शीघ्र आ रहे हैं। इतना सुनते ही अब मैं क्या करूं? सत्यनारायण भी अपने बेटे को लेकर आ रहे होंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। सुमन ने जब यह सुना तो उसने पिता की मुश्किल हल कर दी। पिता को पास बुलाकर कहा, पिताजी आप इनसे कह दीजिए मैं शिवानंद के बेटे से शादी नहीं करूंगी, भले ही जीवन भर कुमारी बैठी रहूं, यह मेरा अंतिम निर्णय है। बाराती यह सुनकर चुपचाप लौट गए और फिर पूरी बारात अपमान का घूंट भरकर बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। चारों ओर इसी बारात की चर्चाएं छिड़ी हुई थी। लोग सुमन के निर्णय की सराहना कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि दहेज लोभी भेड़ियों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। सत्यनारायण अपने बेटे और 5 परिजनों को लेकर पहुंच चुके हैं। वरमाला लेकर दुल्हन भी तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर पहले जहां गमगीन माहौल था, वहीं अब पुनः खुशियां लौट आई है। हर कोई सत्यनारायण की प्रशंसा कर रहा है। जयमाला हाथ में लेकर सुमन के कदम भी अपने भावी जीवन साथी का वरण करने चल पड़े हैं। साथियों, आप सभी कमेंट करके बताइए कि सुमन ने जो किया वो सही था या गलत।